हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयशी और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस पढ़ लिया है। आज लास्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेनी मेनी हैप्पी 75th रिपब्लिक डे। आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन तो हो ही रहा होगा, तो आप इस सेलिब्रेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग? वैसे 26 जनवरी को बसंत पंचमी भी है, यानी सरस्वती पूजा। आपके स्कूल में बसंत पंचमी कैसे मनाया जाता है? बंगाल में तो एक महापर्व की तरह मनाया जाता है। बसंत पंचमी का फ्लेवर ही कुछ अलग होता है वहाँ पे। स्कूल में हर लड़कियां साड़ी पहन के जाती थी, लड़के पायजामा पंजाबी, जो बंगाल में एक ऑथेंटिक ड्रेस होता है, वो पहन के जाते थे। और सरस्वती पूजा में जो खिचड़ी भोग बनता था उसका तो क्या ही कहना। मतलब मैं जब अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे एक नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है। मन करता है फिर से उसी टाइम पे चली जाऊं। आपके स्कूल में, आपके स्टेट में बसंत पंचमी कैसे मनाया जाता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करती हूँ आज का लेक्चर मेरे यानी श्रेयशी के साथ। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्कोप में, स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, साइंस और बाकी के फील्ड में क्या योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो समझा दिया था। बहुत से बुक में स्कोप में उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है और बहुत से बुक्स में स्कोप के अंडर ये 3 पॉइंट आते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, आपकी टीचर क्या पढ़ा रही है, उस हिसाब से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। तो आज का पहला टॉपिक है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ये बताया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। इसे साइंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करता है। हम लोग जानते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को कंसीडर किया जाता है, साइंस में भी न्यूमेरिक कैलकुलेशंस ही होते हैं। तो इन स्टैटिस्टिकल डेटा को जब सिस्टमेटिकली स्टडी किया जा रहा है तो वो एक साइंटिफिक मेथड हो जाता है। अगेन इसे आर्ट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स uses this data to solve problem in real life. स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? ये जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है ये रियल लाइफ पे ही बेस्ड रहते हैं और रियल लाइफ के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उनको डिफरेंट वे में यूज किया जाता है ताकि रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। thus statistics become science and arts both. Okay, next point is subject matter of statistics. स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में उन सारे मेथड को इंक्लूड किया जाता है दैट आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा, जैसे सैंपल या सर्वे मेथड यूज हो रहा है। फिर वो डेटा कलेक्ट करके किस मेथड से उसे प्रेजेंट किया जाएगा, टेबल के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में, एंड देन डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में तीन चीजें इन्वॉल्व है: डेटा को कलेक्ट करने का मेथड, उसे प्रेजेंट करने का मेथड एंड उन डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने का मेथड। ओके, इन मेथड्स में सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड ये सारे आते हैं, डिस्पर्सन, ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं जो आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उन सारे मेथड्स को इंक्लूड किया जाता है जिसको हम लोग जो कलेक्टेड डेटा है उनसे ऑथेंटिक कंक्लूजन निकालने के लिए यूज करते हैं एंड दैट कंक्लूजन इज फॉर आवर टोटल पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, कोई भी वैक्सीन पहले थोड़े से सैंपल पॉपुलेशन पे
अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जब वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तब जाके ये जो टोटल पॉपुलेशन, जिसको स्टैटिस्टिकल टर्म में यूनिवर्स भी कहा जाता है, वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा, ये जो गिवन सैंपल है, यहाँ से हम लोग जो भी कंक्लूजन निकालते हैं वो हमारे टोटल पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन निकाला जाता है। फाइन। तो आपको स्टैटिस्टिक्स का नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये तो जब से हम लोग स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग पढ़ रहे हैं फर्स्ट डे से, तब से ही हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा का ही यूज होता है। इसमें क्वालिटेटिव डेटा का कोई यूज नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। तो क्या हमारे लाइफ में क्वालिटेटिव डेटा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? किसी का ऑनेस्टी, किसी का विजडम, किसी का पेट्रियोटिज्म, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है? इन सब का भी वैल्यू होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो इन सब चीजों को कंसीडर नहीं करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे तब आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनेस्टली पता है कि आपका क्या क्या ड्रॉबैक्स है, आप कहाँ कहाँ कमज़ोर है, तो आप वहाँ पे वर्कआउट करेंगे। जैसे कि अगर आपका एंगर इशू है तो आप उसे मैनेज करना चाहेंगे, अगर आप मैथ्स में वीक है तो आप उसे इम्प्रूव करना चाहेंगे, या फिर आपको किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करना चाहेंगे। ये क्या कर रहा है? ये आपको अपने प्रोग्रेस, अपना गोल अचीव करने के लिए हेल्प करता है। दस विजडम, पैट्रियोटिज्म, स्मार्टनेस, ये सारे चीजें ही हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स इसे स्टडी नहीं करता है। सो दस इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। हमने स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में क्या पढ़ा था कि ये या तो सिर्फ एवरेज डेटा को ही कंसीडर करता है या एग्रीगेट डेटा को ही कंसीडर करता है। कोई भी सिंगल डेटा रहे, कोई भी सिंगल डेटा का स्टडी रहे, ये उसे कंसीडर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में रीता नाम की लड़की है, उसे पर मंथ 2000 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है। तो ये डेटा आपको लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर सोहन रहता है जिसे 1500 रुपये मिल रहे हैं, राकेश है जिसे 2500 रुपये मिलते हैं, या फिर लक्ष्य है जिसे सिर्फ 1000 रुपये ही मिलते हैं। जब हम लोग ये एग्रीगेट डेटा को देखते हैं तभी हम लोग इसे स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करेंगे। सिर्फ रीता का पॉकेट मनी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इन सारे डेटा के बेसिस पे हम लोग इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना रहे तो वो भी निकाल सकते हैं। इन एवरेज डेटा के बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्लास के बच्चों का एवरेज पॉकेट मनी कितना है। उस एवरेज पॉकेट मनी को देख के हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, क्लास का जो पॉपुलेशन है वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो पुअर लेवल में है या मिडिल क्लास है या अपर क्लास है। इस तरह के डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे नेशनल इनकम का ही टॉपिक रहता है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन जिसको हम लोग मान लेते हैं, उसका एनुअल इनकम होता है 5 करोड़। ये एक सिंगल डेटा है, इसे हम लोग क्या स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करेंगे? इसके डेटा से हम लोग क्या कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इससे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उनका एवरेज इनकम क्या है, या फिर हम लोग अगर सिर्फ बिजनेसमैन का को ही कंसीडर कर रहे हैं, इस पर्सन के इनकम से भी हमें ये नहीं पता चला कि हमारे टोटल बिजनेसमैन का कितना इनकम होता है, हमारा टोटल बिजनेसमैन का क्या लेवल है। इन सारे चीज़ों का जानकारी हमें सिर्फ एक सिंगल डेटा से नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें एग्रीगेट डेटा को ही कंसीडर करना है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन बन जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स
कोई भी एक सिंगल डेटा के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं दे पाता है जब तक उसे एग्रीगेट डेटा प्रोवाइड ना कराया जाए या एवरेज डेटा प्रोवाइड ना कराया जाए. इट इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनी कंक्लूजन. ओके. थर्ड पॉइंट इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट. देखिए, हमने जो स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था प्लूरल सेंस में, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से पलट के यहाँ पे लिमिटेशन बन गए हैं. तो आपको ये सब याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाला है. इवन आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हमने पढ़ा था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सारे स्टैटिस्टिकल डेटा सेम होने चाहिए. ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स जब दिया जाता है तो आप यहाँ से कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं. लेकिन यही सारे मार्क्स जब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का ही दिया जाता है सारे स्टूडेंट्स का, तब आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इस क्लास के सारे बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, सब के सब बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं. तो कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, कंपैरिजन के लिए आपको स्टैटिस्टिकल डेटा का होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट इज रिजल्ट आर ट्रूली ओनली ऑन एवरेज. जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस है वो सिर्फ एवरेज पे ही ट्रू होते हैं. ये सारे जो पॉपुलेशन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आपके क्लास का मैथ्स का एवरेज मार्क्स हो जाता है 75. ठीक है, ये है एवरेज मार्क. तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके क्लास के हर स्टूडेंट को 75 मिला है? नहीं, कुछ बच्चों को 50 मिला होगा, कुछ को 40 मिला होगा, कुछ तो फेल भी हुए होंगे और किसी को 90, 99, 99.5 या फिर 100 भी मिल गया है. ठीक है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एवरेज मार्क्स है ये हर स्टूडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है. आपको पता है ना एवरेज कैसे निकाला जाता है? जैसे यहाँ पे 4 जन का है, ये 4 का सम टोटल कितना होता है? 315. अब इसको 4 स्टूडेंट्स है, 4 में डिवाइड कर दिया तो कितना निकलता है? 38 पॉइंट समथिंग इसका एवरेज आ रहा है. ठीक है, इस तरह से एवरेज फाइंड आउट किया जाता है. यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि ये जो 75 एवरेज आ रहा है ये सारे स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है. इसलिए बताया जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो सिर्फ एवरेज पे ही एप्लीकेबल होता है. ये सारे पॉपुलेशन पे, हर कंडीशन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, उसको समझने के लिए वो किन कंडीशन में, किन सर्कमस्टांसेस में कंक्लूजन को ड्रॉ किया गया है उसे भी समझना जरूरी है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, कंडीशन और द सर्कमस्टांस अंडर विच दिस conclusions have been drawn, we cannot authenticize the validity of statistical conclusion or understand the statistical conclusion. Okay, for example, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे लास्ट 3 years में 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट में 2000 करोड़ का हो रहा है और उसके बाद 3000 करोड़ का हो रहा है. यानी कि क्लोथिंग इंडस्ट्री बराबर वो प्रोग्रेस करते जा रहा है. वहीं पे दूसरा इंडस्ट्री हो जाता है पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री पहले साल में 3000 करोड़ का बिजनेस करती है, फिर वो रिड्यूस होकर 2000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, अब वो 1000 करोड़ का बिजनेस करती है. अब अगर इन दोनों इंडस्ट्री का एवरेज हम लोग देखते हैं, हर साल का एवरेज कितना आ रहा है? 2000 करके आता है. ठीक है, मतलब क्लोथ और पेपर इंडस्ट्री का मिला के 2000 हो रहा है. यहाँ पे 1000 प्लस 3000 4000, 4000 डिवाइडेड बाय 2 इज 2000. अगेन 2000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 2000 and 3000 plus 1000 divided by 2 is 2000. So we can see that each year the average income of clothing industry and paper industry is 2000. तो ये किसी को भी मिसलीड कर सकता है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ दोनों इंडस्ट्री अच्छे से
चल रहा है, बराबरी का कंट्रीब्यूशन है, बराबरी का प्रॉफिट अर्निंग है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ईयर क्लोथिंग इंडस्ट्री में 1000 करोड़ का इनकम हो रहा था और पेपर इंडस्ट्री में 3000 करोड़ का इनकम था। मतलब पेपर इंडस्ट्री ज्यादा अर्न कर रही थी। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, दोनों बराबर का अर्न करने लगते हैं। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, क्लोथिंग इंडस्ट्री 3000 रुपीज का इनकम कर रही है, लेकिन पेपर इंडस्ट्री 1000 का। मतलब पेपर इंडस्ट्री का इनकम में ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और क्लोथिंग इंडस्ट्री का इनकम में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि बिना रेफरेंस के, बिना कंडीशन सर्कमस्टांसेस को समझे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन को कंसीडर करना आपको मिसलीड कर सकता है। इसीलिए स्टैटिस्टिकल डेटा को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए उनका सर्कमस्टांसेस और कंडीशन को भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट इज कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के सर्वे इंक्लूड रहते हैं। फिर उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको टेबल डायग्राम या कोई भी अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। फिर उन डेटा को अलग अलग मेथड से एनालिसिस करके उनसे कंक्लूजन निकाले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही वास्ट प्रोसेस है। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करना पॉसिबल नहीं है। वन मस्ट हैव एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज prone टू मिसयूज। अब स्टैटिस्टिक्स क्या कर सकती है, जो गलत है उसे भी सही कर देती है। अभी जैसे 2022 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए था। क्या एक्चुअली हर फैमिली को 1.5 लाख रुपए इनकम होता है? नहीं होता है। कुछ तो बिलो पॉवर्टी लेवल है, कुछ अबव पॉवर्टी लेवल है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ लोअर मिडिल क्लास है, कुछ अपर मिडिल क्लास है, कुछ रिच है, कुछ बहुत रिच है। ठीक ना? इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के हैं। क्या मुकेश अंबानी का इनकम 1.5 लाख है? क्या अडानी का इनकम 1.5 लाख है? या फिर जो ठेले पे फल बेचता है उसका क्या इनकम 1.5 लाख है? नहीं है, सबका इनकम 1.5 लाख नहीं है। लेकिन हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा बता रहा है, हमारे कंट्री में पर कैपिटा एनुअल इनकम 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो ये जो डेटा है ये एक तरह से मिसलीड कर सकता है। सोचो, अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, बिना किसी और फर्दर रिसर्च के कि हमारे कंट्री में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लेवल है, कितने लोग अबव पॉवर्टी लेवल है, कितने लोग मिडिल क्लास है, इन सारे तरह के रिसर्च किए बिना कोई भी पॉलिसी बना जाती है कि चलो हमारे कंट्री का हर इंसान का इनकम जो है 1.5 लाख रुपए है, तो मतलब हर कोई अच्छा कमा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबका इनकम सफिशियंट है, वो कुछ प्रोडक्ट पे टैक्स इंक्रीज कर देगी जिस पे अभी तक सब्सिडी देती है। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देना कम कर देगी, पेट्रोलियम डीजल में सब्सिडी देना कम बंद कर देगी, या फिर राशन में जो सामान गरीबों को 1 रुपए 2 रुपए किलो में दिया जाता था वो बंद कर देगी। इस तरह का अगर हैप्पीजर्डली गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले सिर्फ इस डेटा को देख के, तो ये क्या हो गया, ये मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सारा चीजें देखा ही नहीं कि कितना पॉपुलेशन हमारा 1.5 लाख रुपए एक्चुअल में कमा रहा है, कितना पॉपुलेशन इससे कितना कम कमा रहा है, कितने लोग कितने गरीब है, ये सब डेटा गवर्नमेंट ने देखा ही नहीं। इन दिस वे वी कैन से जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन है, दे आर prone टू मिसयूज। ओके, तो होप सो आपको मैंने जो अभी तक पढ़ाया, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका हर डाउट को क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।